पलवल के विकास को आने वाले समय में एज ए डीसी आप कैसे देखते हैं? मुझे उम्मीद है कि जो प्रोजेक्ट्स मैंने अभी आपको बताए हैं इनको बहुत जल्द हम पूरा करेंगे। ये प्रोजेक्ट सर कागजों में रहता है। देखिए आप पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को सबसे पहले समझें उनको। आप एक पेज पे लिख लें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और कौन सा जॉब कैरियर है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। कि चुनावों के समय में डीसी साहब ने सत्ता का साथ दिया, विपक्ष को भूल गए। देखिए भारतीय लोकतंत्र इतना स्ट्रॉन्ग है और जब जैसे आपने मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया, मेट्रो का जिक्र किया, पहले भी बीजेपी की सरकार रही पलवल के अंदर, लेकिन आज तक नहीं आ पाई। कौन सी वो उम्र थी जब आपको अपना ये सपना जो अचीवमेंट है अचीव करने का मौका मिला? शुरू से ही दिमाग में ये था कि आईएएस ही बनना है। हालांकि एक अल्टरनेट जॉब मैंने ज़रूर ली। मैंने वेटरनरी डॉक्टर की पढ़ाई की और मैं डॉक्टर भी रहा, लेकिन एम हमेशा यही रहा यानी। सर आपने आईएएस बनना ही क्यों सपना देखा बचपन में? क्या ऐसी वजह रही? बच्चों को क्या कहना चाहेंगे उनके लक्ष्य पर जो है भटक जाते हैं, पलवल शहर के हो या हरियाणा के हमारे बच्चे हों, एम को कैसे निर्धारित रखें? नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा वॉइस 24 न्यूज़ चैनल। पलवल ज़िले की एक शख्सियत ऐसी हमारे सामने बैठी हुई है जो काफ़ी स्टूडेंट को इंस्पायर कर सकती है, उनके जीवन का लक्ष्य है उन्हें निर्धारित करने पर मजबूर कर सकती है। डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ जी हमारे पास बैठे हुए हैं। सर आपका स्वागत है हमारी चैनल की पॉडकास्ट में। धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सर, हम आपकी जो स्टार्टिंग जर्नी कैसे रही आईएएस बनने तक और डीसी बनने तक, जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटर में आए तो इस पर चर्चा कर लेते हैं स्टार्टिंग में। तो आप क्या बताना चाहेंगे अपने बारे देखिए मैं एक गांव में पैदा हुआ। मेरा गांव हांसी सब डिवीज़न में है, गढ़ी गांव है और हिसार डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो 5वीं तक मैं वहीं पढ़ा, गांव में ही। उसके बाद मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पाबड़ा में पढ़ा। उसके बाद मैंने बीबीएससी की डिग्री होती है 5 साल की, जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं, वो पढ़ाई की और उसमें मास्टर डिग्री भी की। आईएएस बनने का सपना शुरू से था तो उसकी तैयारी करती रहे और अंततः इसमें सिलेक्शन हुआ। कौन सी वो उम्र थी जब आपको अपना ये सपना जो अचीवमेंट है अचीव करने का मौका मिला? मेरी आदत थी, मैं जब भी मेरे पिताजी से डिस्कस करता था जब एक बच्चे के रूप में कि कौन सी नौकरी सबसे अच्छी होती है, तो बताते थे आईएएस का जो शब्द है उनके मुंह से मैंने सुना था और तब से लगता था कि यही नौकरी करनी है। तो जब आपने बचपन से लक्ष्य निर्धारित किया तो चेंज भी होते रहते हैं लक्ष्य। काफ़ी बच्चे होते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है बचपन में। नहीं, मैं एक तरह से कंसिस्टेंट रहा। शुरू से ही दिमाग में ये था कि आईएएस ही बनना है। हालांकि एक अल्टरनेट जॉब मैंने ज़रूर ली। मैंने वेटरनरी डॉक्टर की पढ़ाई की और मैं डॉक्टर भी रहा, लेकिन एम हमेशा यही रहा यानी। तो बच्चों को क्या कहना चाहेंगे उनके लक्ष्य पर जो है भटक जाते हैं, पलवल शहर के हो या हरियाणा के हमारे बच्चे हों, एम को कैसे निर्धारित रखें? देखिए आप अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को सबसे पहले समझें उनको। आप एक पेज पे लिख लें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और कौन सा जॉब कैरियर है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है, जो आपको सेटिस्फेक्शन देता है, जो एक पर्सनल ड्रीम होता है हर बच्चे का कि मुझे यहाँ जाना है, इस फील्ड में नाम करना है। तो पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें, फिर उसके अनुसार आप पूरी मेहनत करें। और जब हम किसी सपने को देखते हैं, किसी लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं, तो उसके लिए कड़ी मेहनत करें। सर आपने आईएएस बनना ही क्यों सपना देखा बचपन में? क्या ऐसी वजह रही? देखिए आईएएस का देखो शुरू में तो यही होता है, जो इस पोस्ट के साथ जो ग्लैमर डेज था, गाड़ी, बत्ती की गाड़ी, ये वो जो एक बचपन में जो एक सपना होता है हर बच्चे का। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े हुए, इसमें ये रियलाइज़ किया कि यहाँ इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आज मैं अगर डीसी के रूम में 1 घंटा एक्स्ट्रा ऑफ़िस में बैठता हूँ, तो लगभग 11-1200 लोग एक्स्ट्रा 1 घंटा बैठेंगे। तो मेरे 1 घंटे के 1200 घंटे बनते हैं। So that impact size is very high. You can help a lot many people. You can ensure that proper implementation of different government programs. So that is the beauty of this job, I think, that your impact is very high. सर जो बच्चे हैं, एक लाइन में अगर संदेश देना चाहें, क्या संदेश उन्हें देना चाहेंगे इस जॉब के लिए या एनी जॉब, कोई भी जॉब?
देखिए सभी जॉब इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टेक्सटाइल इंजीनियर बने, आप फैशन डिज़ाइनिंग में जाएँ, आप लॉयर बने, व्हाटएवर प्रोफेशन यू चूज़, ऑल आर इक्वल, बट ओनली थिंग इज़ दैट कि आप उसमें अपना 100% दें, आपका नाम उस फील्ड में हो, लोगों को आप पे विश्वास हो, आपकी शख्सियत ऐसी हो कि उस फील्ड का कोई भी क्वेश्चन है किसी के दिमाग में तो आप आपसे आके वो पूछे। चैलेंजेस भी आते होंगे जर्नी के दौरान भी, फिर जॉब की जो जर्नी रहती है उसमें भी क्या चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं? जय देखिए एज ए स्टूडेंट तो आई वाज फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास, तो जो चैलेंजेस होते हैं, पैसे का चैलेंज होता है, कोचिंग का चैलेंज होता है, वो हमारे सामने भी थे। यानी जॉब के साथ ही पढ़ाई की मैंने। कैरियर में भी डिफरेंट चैलेंज आते हैं और मेरा ये मानना है कि चैलेंज ही वो चीज़ है जो आपको आपकी ज़िंदगी को निखारते हैं। आपके अंदर एक विधा होनी चाहिए कि हर चैलेंज को आप अपॉर्चुनिटी में चेंज कर पाएँ, और जिस व्यक्ति को चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में चेंज करना आता है, वही सर्वाइव करता है। कुछ लोग चैलेंजेस देख के अपनी फील्ड ही छोड़ देते हैं और अपना एम चेंज कर देते हैं, उनके लिए क्या मोटिवेशन लाइनें आप देना चाहिए? देखिए, भगवत गीता में लिखा गया है कि जो ये पृथ्वी है, ये हमेशा मूवमेंट में रहती है। हमारी ज़िंदगी में हर नए पल पे नए चैलेंजेस आते हैं। जिनकी पर्सनैलिटी में स्ट्रॉन्ग जिनकी डिटर्मिनेशन होती है, वो उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में चेंज कर लेते हैं। आपने देखा पीछे कोविड आया, कितने ही लोग उस कोविड में फेल हो गए, उनके प्रोफेशंस बंद हो गए, उनका बिजनेस बंद हो गया। लेकिन जो लोग उसको एंटिसिपेट कर पाए और उसको एज चैलेंज ले पाए, वो काफ़ी ग्रो भी किया उन लोगों ने उस समय में। जी, कोविड में आप एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ पे थे सर, और कैसे आपने वो मैनेज किया? लोगों की जानें भी जा रही थी, हर ज़िले में हो या कहीं भी, अगर आपका वो एक्सपीरियंस आप शेयर हाँ, करें। तब मैं वेटरनरी डॉक्टर था और मैं नोडल ऑफिसर था बंगाली एरिया में। तो वो बड़ा चैलेंजिंग फेज़ था। हमने खूब लोगों को मोटिवेट किया, उसके बारे में जो प्रिकॉशंस थे उनके बारे में बताया और लोगों को तुरंत मेडिकल एड भी प्रोवाइड किए। सो दैट वाज़ ए गुड एक्सपीरियंस इन दैट वे के उस टाइम शायद ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ अपने पीक पे थी। एवरीबॉडी वाज़ हेल्पिंग ईच अदर। और एक अगर उसको पॉजिटिव सेंस में देखें तो एनवायरनमेंट इतना साफ़ सुथरा हो गया था। तो एक तरह से वो एक समय था जब फैमिलीज़ इकट्ठी थी, लोग इकट्ठे थे, लोगों में बंधुता की भावना है वो बढ़ी थी। तो वो भी इसका हालाँकि इतना मुश्किल समय था लेकिन उसमें भी कुछ पॉजिटिवनेस थी। जो कोविड से बच गया, वो यहाँ हमारे देश में एक रूमर होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होती हैं हमारे जगह, शहर में, ज़िले में, जहाँ भी, वो रिश्वतखोरी या हम कह लें कि काफ़ी लिप्त होती है करप्शन में। आप एज ए डीसी कैसे आपने पल-पल में ये कंट्रोल किया है? देखिए इसके लिए सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस है, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर करप्शन है। उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो है, विजिलेंस डिपार्टमेंट है, डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं गवर्नमेंट के, जिनके तहत आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और आपकी जो भी कोई आवाज़ उठाता है उस पे तुरंत एक्शन लिया जाता है और गवर्नमेंट अपना काम करती है। सर, बच जो भी हम देखें क्षेत्रवासियों में, जैसे समाधान शिविर लगा हुआ है हमारे हरियाणा में, आप भी साइक्लोथॉन यात्रा, लंबी जर्नी तय की आपने भी, कहाँ से कहाँ तक वो यात्रा रही और उससे आपको कितना इफ़ेक्ट लगता है कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही ड्रग्स के प्रति युवाओं में? जो मैं कहता हूँ बच्चे जो हमारे हैं उनको गलती करने का हक है, लेकिन एक गलती वो कभी ना करें, वो कभी भी ड्रग्स की तरफ ना जाएँ, क्योंकि वहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल है। और ड्रग्स को रोकना है तो हमें स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना होगा। अगर स्पोर्ट्स की एडिक्शन है आपको तो आपको कभी भी ड्रग्स की एडिक्शन नहीं पड़ती। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह के साइक्लोथॉन का प्रोग्राम था, मैं खुद 70 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई इसमें। ये संदेश केवल यही था कि हम किसी भी हालत में समाज में ड्रग्स को हमने रोकना है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को इस बड़ी बीमारी से बचाना है। समाधान शिविर जो हरियाणा में चला हुआ है, मेरा एक क्वेश्चन रह गया था कि उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग रहा है कि काम हो पा रहा है लोगों के बीच, बहुत जो अच्छा। है एडमिनिस्ट्रेटर जब जो आप। से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार संभाला है तब से ये समाधान शिविर लगने शुरू हुए हैं। इसमें हम चूँकि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इकट्ठा बैठता है। पहले क्या होता था कि कोई एक कंप्लेंट हमारे पास आई, हम कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजते,
फिर वहाँ से उसका रिजोल्यूशन आता, फिर वापस हमारे पास आता। कई बार 2 या 3 डिपार्टमेंट भी उस पार्टिकुलर प्रॉब्लम में इंडल्ज होते थे। अब चूँकि हम सब इकट्ठे बैठते हैं तो तुरंत समाधान संभव है। हम सब वहीं बैठते हैं, मैं होता हूँ, एसपी साहब होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एचओडी होते हैं, तो सभी कंप्लेंट्स पे तुरंत संज्ञान लिया जाता है और लोगों को तुरंत उसका जो उनकी समस्या है उसका समाधान किया जाता है। टीसी के रूप में अब तक का सबसे टफ डिसीजन आपने कौन सा जो है किया है? देखिए, वैसे तो हर रोज़ नए-नए चैलेंज आते हैं। एक बार कोई पेमेंट थी, वो काम प्रॉपर था नहीं और उसके ऊपर मेरे पे किसी ने, ये 2 साल पहले की बात है, बड़ा दबाव डाला, लेकिन अंततः मैंने उनको बिल्कुल मना कर दिया कि ये संभव नहीं है। तो शायद वो सबसे मुश्किल टाइम था। एक रात तो मैं नहीं सो पाया, लेकिन अगली रात जब मैंने मना किया तो आई फेल्ट वेरी गुड। जी, तो कई काम ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ने भी पड़ते हैं। देखिए, हम एक लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में एग्जीक्यूटिव का और ब्यूरोक्रेसी का, मंत्रियों का, सबको मिलकर के देश की प्रगति के लिए काम करना होता है। पॉलिटिकल पर्सन्स जो हैं वो पब्लिक की सेंटिमेंट्स को हमें बताते हैं और उस पे हम काम भी करते हैं। अगर सर आपको एक सुपर पावर मिले और आप पूरे हरियाणा या पलवल या हमारे देश में कुछ अच्छा करना चाहे तो क्या करेंगे? तो भारत जिस तरह से बढ़ रहा है, हमारे पास सुपर पावर है, मैं समझ रहा हूँ। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि हम विकसित भारत बनेंगे, जिस गति से अब काम हो रहे हैं, आपने खुद पलवल में देखा होगा। आज के दिन पलवल की जो कनेक्टिविटी है वो इंडिया में कुछ एक शहर हैं जिनकी इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है, और जहाँ कनेक्टिविटी आती है वहाँ डेवलपमेंट स्वतः होता है। ये अब तक का एक्सपीरियंस हमारा रहा है। तो आई थिंक अभी तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स इंडिया में, आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है वो किसी भी डेवलप्ड कंट्री से अच्छा है। पीछे जॉर्जिया से कुछ मेरे पास लोग मिलने आए थे, उन्होंने बताया कि सोशल सेक्टर में इंडिया में जो काम हो रहा है वो बहुत देशों में ऐसा काम नहीं हो रहा। जिस प्रकार हम अपने असहाय लोगों को, गरीब लोगों को मदद करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। पलवल के लिए क्या कुछ जो है आपको जो है डिजाइन करने को मौका मिला है या पलवल को कैसे संवारने का मौका यहाँ आपको मिला है? क्या प्लानिंग है? हमारे 4-5 तो बड़े प्रोजेक्ट हैं अभी जिन पे हम काम कर रहे हैं। एक तो हमारा जो मेट्रो है वो बल्लभगढ़ से पलवल तक आने का, उसका डीपीआर हो गया है, आपको पता है, सैंक्शन हो गया है। पेलक में मेडिकल कॉलेज का है। एक माननीय मंत्री, खेल मंत्री श्री गौरव गौतम जी यहाँ एक इंटरनेशनल स्टेडियम लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हमने जगह भी चिन्हित की है। तो कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। बाकी यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का है, तो काफ़ी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स यहाँ होंगी, मेरे को उम्मीद है। स्टेडियम के लिए आप जगह बता रहे हैं, कहाँ कहाँ काम हो? बहरोला, हमने उसमें बहरोला में 170 एकड़ गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो उसका प्रस्ताव हमने भेजा है। जी, तो जैसे अब एडमिनिस्ट्रेट पलवल की जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी के थ्रू ये सारी चीज़ें आ रही हैं या यहाँ खेल मंत्री बनने के बाद जो ये अपॉर्चुनिटी खुली है? नहीं, वो भी तो कनेक्टिविटी भी तभी होती जब सरकार ने इस एरिया पे ध्यान दिया। और आप देखिए पलवल की जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, यहाँ से दिल्ली 1 घंटे का रास्ता है, नोएडा 45-40 मिनट में आप जा सकते हैं, गुड़गांव 1 घंटे में जा सकते हैं, फरीदाबाद 40 मिनट में जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और चूँकि गुड़गांव में, फरीदाबाद में और कहीं जगह लैंड अवेलेबल नहीं है, तो नेचुरली अब जो समय है फ़िलहाल वो पलवल की ग्रोथ का है। हमारे पास यहाँ लैंड अवेलेबल है, कानून व्यवस्था ठीक है, कनेक्टिविटी है। यही वो फैक्टर होते हैं जो किसी भी एरिया की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, और आज हमारे पास वो सारे फैक्टर्स हैं। पलवल के विकास को आने वाले समय में एज ए डीसी आप कैसे देखते हैं? मुझे उम्मीद है कि जो प्रोजेक्ट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, इनको बहुत जल्द हम पूरा करेंगे। ये प्रोजेक्ट सर कागजों में रह जाते हैं, नहीं, नहीं, नहीं। ये जो अभी है आप थोड़ा देखिए मेट्रो का जो है वो डीपीआर तैयार हो गया है। चूँकि बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, इनमें टाइम लगता है। तो कई बार लोगों को लगता है कि केवल कागज़ों में हो रहे हैं, उससे ग्राउंड वर्क उस पे हो रहा है, काम चल रहा है। लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं हो पाते, इतने बड़े प्रोजेक्ट हैं ना, उनमें टाइम लगता है। मेडिकल कॉलेज अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसमें टाइम लगता है। जैसे आपने मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया, मेट्रो का जिक्र किया, पहले भी बीजेपी की सरकार रही पलवल के अंदर, लेकिन आज तक नहीं आ। नहीं, नहीं, हो चुका है। ज़मीन हम पेलक मेडिकल कॉलेज की ज़मीन दे चुके हैं गवर्नमेंट को। उसके ऊपर काम चल रहा है, प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। एक जो हथीन साइड है
हमारा बहन गांव है, उसमें आईआईटी के क्षेत्र बिल्कुल, उसमें 300 एकड़ ज़मीन सरकार ने प्रस्ताव मांगा था। कोई ज़मीन कोई पंचायत अगर 300 एकड़ ज़मीन देती है तो वहाँ पे आईआईटी का एक स्थापना होनी है। हमने बहिन का इसमें प्रोजेक्ट भेजा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजी है, वो सरकार के संज्ञान में, अब देखें क्या डिसीजन होता है। जैसे आपके अगर लास्ट में आप पलवल की जनता को और यहाँ के बच्चों को क्या मोटिवेशन जो है देना चाहेंगे और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्टूडेंट्स को तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि मेक ए बैलेंस बिटवीन योर स्टडीज़ एंड योर गेम्स। कम से कम 1 घंटा हम अपने शरीर को ज़रूर दें। जिस प्रकार से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, बच्चों में भी डिप्रेशन और इमोशनल स्ट्रेस एंड सो मैनी डिजीजेज आर देयर, तो कम से कम 1 घंटा हम अपनी सेहत को ज़रूर दें। अगर आप देखें तो 1 घंटा हमारे दिन का केवल 4.16% टाइम ही बनता है। तो हमारे शरीर कम से कम हमारे लिए पूरा दिन काम करता है, उसको 4% समय तो हम दे सकते हैं। दूसरा, आप जो ड्रग्स हैं, अन्य व्यसन हैं, उनसे दूर रहें। अपने लाइफ में जो भी आपने अचीव करने का सोचा है उसको निर्धारित करें और उसके लिए मेहनत करें। सर एक एनिमल्स के लिए भी पूछ लें, वेटनरी में भी जी। डॉक्टर के रूप में आपको मौका मिला है, तो क्या एनिमल से जुड़ाव कैसे जो है एक डॉक्टर का रहता है? वेटरनरी जो फील्ड है, ये कहते हैं कि टू बी ए वेटरनेरियन इज़ डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क है ना। या तो बच्चे के डॉक्टर को का काम मुश्किल होता है या वेटरनेरियन का काम मुश्किल होता है। लेकिन पशु भी अपनी बीमारी को बताता है। आप उसके चेहरे को देख कर के, आँखें देख कर के, उसकी बॉडी कंडीशन देख कर के, उसकी पीड़ा का आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एम्पैथेटिक होना पड़ता है। आप उस पशु को आप एक मित्र के रूप में देखें, उसको समझें, तो वो भी अपनी पीड़ा आपको बताता है, पक्षी भी अपनी पीड़ा आपको बताते हैं। और हमारी संस्कृति में तो पेड़ भी अपनी पीड़ा हमें बताते हैं, केवल हमें एम्पैथेटिक होकर के उसको समझना होता है। और जब हम उसको समझते हैं तो फिर इलाज भी हो पाता है। सर लास्ट में एक अफवाह रह गई थी, बाकी का सारा क्लियर आपने कर दिया है कि चुनावों के समय में डीसी साहब ने विपक्ष का साथ दिया, सत्ता का साथ दिया, विपक्ष को भूल गई। देखिए, भारतीय लोकतंत्र इतना स्ट्रॉन्ग है, और जब कभी निर्वाचन होता है तो कंप्लीट जो मशीनरी होती है वो गवर्नमेंट मशीनरी जो होती है, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर के रूप में हम काम करते हैं। अब इतना मैच्योर हमारा लोकतंत्र है कि कोई चाह के भी एक वोट की भी किसी को मदद नहीं कर सकता। ईवीएम्स हैं, कंप्लीट सीसीटीवी फुटेज होते हैं हर जगह, हम मॉक ड्रिल्स करवाते हैं। तो इसमें तो किसी का पक्ष या फ़ायदा या नुकसान करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के पास। मैं नहीं, किसी को भी, हर कोई उस समय अपना बेस्ट दे रहा होता है। किसी को नहीं पता होता कौन गवर्नमेंट आएगी, क्या होगा। तो ऐसे में कोई सत्ता पक्ष की मदद करे और विपक्ष की मदद करे, इस तरह का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सवाल जनता में अफवाह के रूप में काफी नहीं, वो अफवाह ही है, आप खुद ही कह रहे हैं, तो अफवाह तो कुछ भी हो में सकती है। नहीं, अफवाह जनता कह रही है। नहीं, 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 ये संभव ही नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, ये संभव ही नहीं है। इतना फुल प्रूफ सिस्टम है हमारे इलेक्शन का। ईवीएम्स को पीछे बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, और लोकसभा में भी ईवीएम्स लाई गई थी। वहाँ पे चैलेंज दिया गया था सभी को, कोई भी इसको टेम्पर करके दिखा दे। आज तक किसी भी जगह पे कोई ईवीएम टेम्पर नहीं कर पाया किसी भी डिवाइस से, क्योंकि वो कनेक्टेड ही नहीं है किसी भी डिवाइस से। तो ये तो संभव ही नहीं है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर किसी की मदद कर दे। सर हम पूछना चाह रहे थे कि जो ये लर्निंग रहती है कैसी जो है आपकी इस टाइम में, पूरे में आपकी जर्नी में कौन सी सबसे ग्रेटेस्ट जो है लर्निंग रही है? मेरी लाइफ की जो मेन लर्निंग है वो ये है कि वट एवर यू ड्रीम, यू वुड गेट दैट ड्रीम रियलाइज्ड। यानी जब हम किसी चीज़ को कहते हैं ना कि शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी दुनिया उसके लिए कंस्पायर करती है कि वो चीज़ आपको मिल जाए। मैंने जीवन में महसूस किया है। केवल एक ही चीज़ है कि आप अपने घर से निकलिए, बड़ा सपना लेके निकलिए, लोग अपने आप आपकी मदद करने आएंगे। जो भी हर्डल होती हैं वही आपकी स्ट्रेंथ बनती हैं आगे। तो हर्डल से कभी मत घबराइए। सर जब भी सक्सेस मिलती है उसमें मेहनत का सबसे ज़्यादा जो है सहयोग रहता है या लक का सबसे ज़्यादा रहता है? दोनों, मैं कहूँगा दोनों का अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन जब आप लगातार मेहनत करते हैं तो लक भी आपका बदलता है। कभी डीसी जैसे आप बने हो, डीसी बनने के बाद कभी डाउट हुआ है यार डीसी नहीं कुछ और हम बन नहीं, जाएंगे? नेवर,
It was my dream job, and in IAS also the dream job is Deputy Commissioner only. So I never regret. I'm thankful to God for it. अगर आप अपने 20 साल वर्जन से मिलते तो क्या उसे एडवाइस देते, क्या कहते उनसे? अगेन जो मेन एडवाइस मेरी हो हेल्थ के प्रति होती। हम अब इस एज में अब मैं आके देखता हूँ कितनी बार हम उन चीज़ें स्ट्रेस लेते हैं जो अगले दिन अपने आप ही ठीक होनी होती हैं। तो कभी भी स्ट्रेस मत लीजिए, अपनी सेहत पे पूरा टाइम दीजिए, खुश रहिए और जो आपको मिलता है उसके लिए ग्रेटिफिकेशन की भावना ज़रूर रखिए, भगवान को थैंक्स ज़रूर बोलिए। सर एक क्वेश्चन पब्लिक का भी है और ये काफ़ी जो है पूछ नहीं पाती पब्लिक भी, और हम आपके द्वारा पूछे। ओयो एक संस्था है, हमारे हर जगह देश में फैली हुई है, विदेशों में फैली हुई है, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी अफवाहें बन चुकी हैं। क्या इसे बंद करना सही रहेगा? अल्टीमेट जो प्रॉब्लम है वो टूटते हुए परिवार है। ओयो या कोई एक जगह वो समस्या नहीं है। हम केवल जो है ना सिम्पटम को देख रहे हैं, डिजीज़ को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। जब हम बच्चे थे तो पूरी सोसाइटी का कंट्रोल हमारे ऊपर होता था। कोई बच्चा गलत करता था तो चाचा, ताऊ, परिवार के लोग, गाँव के लोग सबको उसको धमकाने का हक होता था। किसी फैमिली मेंबर को अगर वो बच्चे की कंप्लेंट बताई जाती थी तो फैमिली मेंबर पे भी उस पे संज्ञान लेते थे, उस बच्चे को धमकाते थे। अब परिवार टूट गए हैं। अगर अध्यापक भी किसी बच्चे को धमकाता है तो उल्टा परिवार वाले उसको अध्यापक को धमकाने आ जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें एज सोसाइटी हमें सोचनी होंगी। अगर ओयो हम बंद कर देंगे और परिवार टूटते गए, वैल्यूज़ गिरती गई तो कोई और दूसरी जगह ढूँढ लेंगे वो लोग। क्या वजह मानते हैं परिवार जो टूट रहे हैं, एज ए पर्सन, एज ए सिटीजन? शायद सोसाइटी में टॉलरेंस कम होती जा रही है। जब हम जॉइंट फैमिली में होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें टॉलरेट करनी पड़ती हैं, एक दूसरे की आदतें टॉलरेट करनी पड़ती हैं। ये हमें दोबारा सोचना पड़ेगा, सोसाइटी हमें सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार हम अपने वैल्यूज़ को बचा के रखें, अपने बच्चों को गलत आदतों से बचा के रखें। उनकी जो चरित्र है उसको किस प्रकार हम मेंटेन करके रखें। इसमें चरित्र को बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा, अगर आप देखते हो, किसने जो है भूमिका निभाई है हमारी जनरेशन को? देखिए अगेन अगर आप सिम्पटम की बात करेंगे लोग कहेंगे सोशल मीडिया ने कर दिया, मोबाइल ने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब तक परिवार सुदृढ़ है, परिवार बच्चों को टाइम देता है, परिवार बच्चों को प्यार करता है, तब तक बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, चाहे कितनी भी डिस्ट्रैक्शंस बाहर हों। तो एज़ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को मॉनिटर रखें, उनको प्यार दें, उनकी आदतों को देखें, उनके अंदर शुरू से ही जो हमारे अच्छे संस्कार हैं वो इनकलकेट करें। और बच्चों को, हमारे शहर को, पलवल शहर को एक अच्छी जानकारी आज सही में मिली होगी, क्योंकि आपने अपना जो लक्ष्य है वो स्टार्टिंग से ही एक रखा आईएएस का। चाहे आपने कंडीशंस कोई भी, एक मिडिल क्लास फैमिली के तहत जो है आपकी जर्नी सेट हुई, ये काफ़ी मोटिवेट करेगी हमारे पलवल शहर को, हरियाणा को। तो धन्यवाद जी अपना। थैंक यू वेरी मच। मैं अजय चौहान, आप ऐसे ही देखते रहे हरियाणा वॉइस 24 न्यूज़ चैनल। हमने डीसी साहब का जो है एक व्यक्तित्व आपके पास जो है रखना चाहा, एज ए पॉडकास्ट लगा लीजिए, एज ए पलवल की सारी जो है क्या विकास पलवल का देखते हैं आने वाले समय में, क्या सबसे बड़ी उसकी भूमिका रहेगी। तो आप ऐसे ही हमारी पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और लर्निंग जो है हमेशा करते रहें। सर का भी यही कहना है कि कुछ ना कुछ सीखते रहना है, जब भी आगे बढ़ते रहना है। तो देखते रहे हरियाणा वॉइस 24 न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। थैंक यू अजय, थैंक यू।